तो हम स्वागत करते हैं आज के अपने मेहमानों का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शेखर पटेल साहब, जो कि प्रेसिडेंट है क्रूडाई नेशनल के, जो खुद डेवलपर है, ऑन ग्राउंड काम करते हैं। उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है क्योंकि वो टेबल की दूसरी तरफ बैठ के चीजों को देखते हैं। शेखर भाई, आपसे एक आइडिया समझना चाहूंगा पहले कि जैसा गुलाम साहब ने दो तस्वीरें हमारे सामने पेश की, एक जिससे हो सकता है कि अभी हम कंसर्न रहे कि भाई ये घर ज्यादा बिक रहे थे, वो कम बिक रहे थे, अब इनकी बिक्री कम, उनकी ज्यादा, ये तो अभी की बात हो गई। और एक बड़ी पिक्चर है कि एक बड़ा, अभी हमको बहुत लंबा गेम रियल एस्टेट में खेलना है और नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त एकमात्र वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी तरफ सब देखना चाहेंगे। इस समय आपके लिहाज से हम कहां खड़े हैं इस रियल एस्टेट के फ्रेमवर्क में, फिर हम बजट पे आते हैं। नमस्ते विपिन जी, मेरे ख्याल से 2012 से जो चालू हुआ है 12 रियल एस्टेट का ग्रोथ, और जिस तरह से रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जीडीपी नंबर उस वक्त 2% का शेयर था रियल एस्टेट का जीडीपी का, और रियल एस्टेट 10% से ज्यादा सीएजीआर ग्रो कर रहा है पिछले 15 सालों से। तो इस वो नंबर को देखते हुए आज जो नंबर्स बताए, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का शेयर इन जीडीपी इज 8.4%, और ये हेल्दी शेयर है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मुझे लगता है अगले 10 साल रियल एस्टेट और इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी की एक सोच है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना, तो वो सोच के साथ में आज पूरा देश जुड़ा हुआ है और पूरा देश उसके पीछे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट भी अगले 10-15 साल रुकने वाला है नहीं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत डिटेल्ड विषय है, लेकिन फिर भी एक लाइन में इसे रखें। और ये बड़ी लंबी मांग भी रही है शेखर भाई आप लोगों की, क्या आपको लगता है कि इस बार वैसी कोई उम्मीद या उस दिशा में कोई कदम हो सकता है? डेफिनेटली उम्मीद तो हम हर बार रखते हैं बजट से। गुलाम जी ने बोला बजट में बड़े रिफॉर्म्स नहीं होते, पर उम्मीद रखना तो हमारा हक बनता है कि उम्मीद रखते हैं। और पहली उम्मीद है इस बजट से हमारी के रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप देखो, रियल एस्टेट जो घर प्रोवाइड करता है, ऑफिस प्रोवाइड करता है, दुकान प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, आप पावर सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, रोड सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे सकते हो, तो रियल एस्टेट को क्यों नहीं? तो इसीलिए यही पॉइंट पे हम लोगों ने काफी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, और हम उम्मीद बनाए रखेंगे। इस बार मिला यार, अगले साल मिलेगा, और या अगले साल मिलेगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, ये उम्मीद हमारी बरकरार रहेगी। शेखर भाई, जितना मैं जान रहा हूं, याद है मुझे, अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा है, राइट? अफोर्डेबल हाउसिंग को ये दर्जा मिला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर काफी स्टेट उसको फॉलो नहीं कर, ओके, और ठीक है। आरबीआई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। आपका खुद का भी बड़ा फोकस है, ओवरऑल उसकी डिमांड के लेवल्स भी बहुत हाई हैं। प्रदीप जी ने कुछ चीजें रखी हैं, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेन क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लोगों के लिए सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट पहले फोकस अच्छा था, 2022 के बाद गवर्नमेंट का फोकस कम हो गया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। आज के दिन में वैसे देखा जाए तो कोई बेनिफिट है नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने 4-5 चीजें बोली है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को रिवाइव करना है, तो पहले तो उसकी डेफिनेशन में चेंज करना है, उसकी डेफिनेशन रियलिस्टिक डेफिनेशन करनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर जो 45 लाख रुपीस का कैप लगाया है वो निकालना चाहिए। तो जो मेट्रो सिटी में 70 मीटर का घर और नॉन मेट्रो सिटी में 90 मीटर का घर अफोर्डेबल हाउसिंग का ये डेफिनेशन होता है, तो यहाँ पर जो आज के दिन में 5% जीएसटी लगता है, उसकी जगह पे कस्टमर को 1% जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि रियल एस्टेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, तो ये सेगमेंट सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट में जो इनपुट टैक्स है जीएसटी का, वो तकरीबन हो रहा है 10 से 12% का, और ये 5% ऊपर से लग रहा है। तो टोटल जो कस्टमर पे कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, वो 13 to 15% जीएसटी पे कर रहा है।
इसलिए पहला हम ये चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें 90 मीटर और 70 मीटर घर को अफोर्डेबल हाउसिंग बोला जाए। दूसरा जो है कि कस्टमर का जो हाउसिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत सालों से एक जगह पे लिमिट 1 लाख से 2 लाख से बीच में अटकी हुई है, और इंटरेस्ट हाउसिंग के प्राइस भी बढ़ गए, इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से वो 24B के अंदर हाउसिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो लिमिट बढ़ानी चाहिए या तो लिमिट निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग आप खरीदते हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको अंडर 24B और न्यू रिजीम दोनों में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो हाउसिंग लोन पे वो डिडक्टेबल होना चाहिए। तीसरा चीज ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कोई खरीदता है और खास करके लोअर मिडिल क्लास उसके पेपर्स में थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो उसको हाउसिंग लोन बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से नहीं मिलती है तो उसको हाउसिंग लोन के लिए जाना पड़ता है प्राइवेट फाइनेंसर के पास, और उसको 16 to 22% के बीच में हाउसिंग लोन मिलती है विच इज वेरी हाई कॉस्ट। तो एक हम प्रपोज ऐसा कर रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को खरीदता है और हाउसिंग लोन लेता है तो हाउसिंग लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, जैसे MSME सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट लोन गारंटी देती है वैसे ही हाउसिंग लोन पे गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए। और चौथा जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सप्लाई कम हो गया है, क्योंकि जैसे बोला कि लैंड एक स्केर्सिटी हो गई है और लैंड की कॉस्ट भी बढ़ रही है, लैंड का सप्लाई तो बढ़ाना ही चाहिए। साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डेवलपर ऑर्गेनाइज डेवलपर इंटरेस्ट ले और यहाँ पर सप्लाई बढ़े, उसके लिए डेवलपर को जो पहले ATIB के अंडर में जो इंसेंटिव मिलता था अफोर्डेबल हाउसिंग उसको फिर से चालू करना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर रिवाइव हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेंटल हाउसिंग, जो वर्ल्ड ओवर अब हम देखते हैं कि रेंटल हाउसिंग बड़े सिटीज में 30 to 40% हाउसिंग रेंटल हाउसिंग होता है, जो इंडिया में 10% से भी यानी ऑर्गेनाइज रेंटल हाउसिंग तो है ही नहीं, पर जो भी रेंटल हाउसिंग है वो 10% के आसपास में है। तो रेंटल हाउसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलकर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पहल करे और एक रेंटल हाउसिंग की कोई स्कीम बनाए और उसमें रेंटल हाउसिंग में बेनिफिट देने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें लैंड कैसे ला सकते हैं अफोर्डेबल रेट्स पे वो देखना चाहिए। तो रेंटल हाउसिंग इंडिया के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि रेंटल हाउसिंग जब आदमी शहर में आता है उसको नहीं मिलता है तब जाके उसको स्लम्स में जाना पड़ता है, और बिकॉज रेंटल हाउसिंग इज नॉट देयर इन इंडिया हमारे जी। वहाँ स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये 5-6 चीजें हैं, ये बजट में कितना होगा क्या होगा पता नहीं है, पर ये 5-6 चीजें पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ये बजट में और इंडस्ट्री के लिए लोगों के लिए ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो घर ही है। जी तो जी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की एसेट को और उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। हमको गवर्नमेंट लैंड पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाना चाहिए, और हमको बनाना भी नहीं है। आज तक जितना भी अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर ने बनाया है प्राइवेट लैंड पे बनाया है। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि लैंड का जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट के हाथ में। आज डेवलपर के पास जो लैंड है मेरे ख्याल से इंडिया में जो अवेलेबल डेवलपेबल लैंड है उसमें उसका 1% भी लैंड डेवलपर के पास नहीं है। तो जो ये लैंड की स्केर्सिटी है उसकी वजह से लैंड के प्राइस बढ़ते हैं। लैंड के प्राइस वैसे तो अगर बहुत सारी लैंड अवेलेबल है तो वैसे तो प्राइस नहीं बढ़ जाएंगे कि आज 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया। गुड़गांव में क्यों 5 करोड़ का 50, क्योंकि नया लैंड अवेलेबल नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका भाव बढ़ता जाता है। जो चीज नहीं है उसका भाव बढ़ता जाता है। तो लैंड सप्लाई तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गुड़गांव से आप आगे जा सकते हो, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो बड़े सिटीज है उसके आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, वहां पर लैंड अवेलेबल करवानी चाहिए, और डेवलपर खरीदेंगे वो प्राइवेट लैंड
और खरीदने के बाद वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे। अगर अफोर्डेबल रेट पे, क्योंकि लैंड की जो स्केर्सिटी है उसकी वजह से डेवलपर को चॉइस नहीं है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। अगर लैंड अवेलेबल है तो डेवलपर का फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि 70% ऑफ द मार्केट इन इंडिया इज अफोर्डेबल हाउसिंग, तो डेवलपर का भी प्रेफरेंस तो वही रहेगा, उसकी इच्छा भी यही रहेगी कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। पर उसके पास लैंड ही नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए, तो वो कहाँ से अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा। और गवर्नमेंट कभी भी ऐसे तो लैंड देती नहीं है कि भाई ये लैंड हमने आपको फ्री में दे दी और यहाँ पर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ। हम तो खरीद के ही लेंगे, पर वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पर पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट की डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। स्टेट जो है ये लैंड को रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि एक सिटी के एक लिमिट के बाहर वो डेवलपमेंट की परमिशन ही नहीं देते। अगर सिटी लिमिट को बढ़ाया जाए, जैसे आगे भी बोला था गुलाम साहब ने और अग्रवाल साहब ने भी, कि नए सिटीज बनाने चाहिए, नई लैंड अवेलेबल करवानी चाहिए, वही एक रास्ता है जो लैंड को अनलॉक करेगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि प्राइवेट डेवलपर्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे। लेकिन एक दो चीजें, क्योंकि हमने शुरू में जिक्र किया था कि हम एक टर्निंग पॉइंट पे आ गए हैं रियल एस्टेट के अंदर, अभी क्या जरूरी है शेखर भाई, क्विकली इस बजट में जो आप देखना चाहते हो, एक या दो चीजें जो पूरी हो जाए। डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें सुधार किया जाए और अफोर्डेबल हाउसिंग में कस्टमर को जितना भी बेनिफिट मिल सके उतना देना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग 1 लाख का घर अगर बिक्री कीमत है तो उसमें से 40% गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है बाकी सेक्टर के कंपैरिजन। जी, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में परिवर्तन आए, जो घरों के माप हैं, साइज हैं, वो बदलें, उनका प्राइस बैंड है वो बदलें, ये भी काफ़ी पुरानी डिमांड रही है। वो रख रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट क्रेडाई। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।